इलेक्ट्रिकल इंजीनियर सुमन गुच भोलूवालिया से हमारी संवाददाता रोशनी सोनकर ने की खास बातचीत। जनेश्वर परियोजना, लखनऊ विकास प्राधिकरण और एलडीए से जुड़े हुए कई मुद्दों पर खास चर्चा। आइए देखते हैं। स्वतंत्र प्रभात समाचार में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं सुमन गुच भालूवालिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। सर, पहले तो आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए और बताइए आपने इंजीनियरिंग क्यों चुनी। मैं सुमन गुच भोलूवालिया। मेरा शुरू से मैथमेटिक्स बहुत स्ट्रांग रहा और मैं थ्रू आउट स्कॉलरशिप होल्डर रहा हूँ अपने जो प्राइमरी जो एजुकेशन में भी, और मेरा सबसे ज़्यादा एक्सेलेंस मेरा मैथमेटिक्स में रहा। इसलिए मुझे शुरू से ही लगता था कि भाई इंजीनियरिंग इज़ मेरा टारगेट। और ये तो बहुत बाद में बहुत सारे मैथमेटिक्स में कई सारे सिलेबस आ गए। पहले इंजीनियरिंग वाज द मेन, तो मैंने इंजीनियरिंग चूज़ करी। और इंजीनियरिंग चूज़ में आप हो सकता है आपका ये सवाल ये हो कि इलेक्ट्रिकली क्यों करी। तो उस टाइम पहले कोर ब्रांच पहले होती थी, कोर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल एंड सिविल, और यही 3 मेन ब्रांच होती थी। बाकी किसी कॉलेज में 2-4 और होती थी। और इनमें से आपको मेरिट के बेसिस पे, जो आप इंटर बोलते हैं, जब प्री इंजीनियरिंग बोलते हैं, उसके बेसिस पे, मार्क्स के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता था। लेकिन सारी मोस्टली जॉब्स ज़्यादातर गवर्नमेंट में ही मिलती थी और इलेक्ट्रिकल का बहुत वाइडर एप्लीकेशन था, तो इसलिए हमने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज़ करी। उस वक्त नहीं अंदाज़ा था हमको कि इलेक्ट्रिकल हमने चूज़ करी, इतना अच्छा सब्जेक्ट है। बाद में हमें रियलाइज़ हुआ कि इट हैज़ गॉट ए वेरी वाइड स्कोप। ये इसका लॉन्ग टर्म इसका एप्लीकेशन है और ये आपका एक तरीके से टोटल यूसेज आपका डे टू डे लाइफ का एसेंशियल पार्ट हो गया है। तो इंजीनियरिंग तो मैथमेटिक्स के बेस पे हमने की। आपने किस ब्रांच से इंजीनियरिंग की और क्यों? मैंने इलेक्ट्रिक ब्रांच से इंजीनियरिंग करी। मैं पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ का पास आउट हूँ और मैंने 78 में इंजीनियरिंग वहाँ से करी है, 1978 में। मेरी उससे पहले की एजुकेशन कई स्टेटों में हुई है, हरियाणा में, हिमाचल में। और नेचुरली एडमिशन के टाइम तो जो कॉलेज आपको मिलता है, जैसे मार्क्स होते हैं, उसके बेसिस पे मैंने चंडीगढ़ से इंजीनियरिंग करी। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज यू हैव ऑब्टेन्ड, जितना आपको मिलता है मार्क्स के बेसिस पे, क्या मेरिट है आपकी, उसके बेसिस पे तीनों मेन ब्रांच, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। हालांकि हमारे यहाँ इलेक्ट्रॉनिक भी थी और हमारे यहाँ एरोनॉटिकल भी ब्रांचेस थी, प्रोडक्शन, मेटलर्जी, कई ब्रांचें थी। लेकिन 3 मार्केट में ये ब्रांचेस मेन कोर बनी, जिनका कभी भी वक्त के साथ साथ, जिनके बाद उनका एक वैल्यू कम नहीं होता है, इसलिए हमने उसमें इलेक्ट्रिकल चूज़ करी। और दिस इज़ वेरी वेरी कहते हैं यूज़फुल इंजीनियरिंग, जिसका कभी भी इसका वैल्यू डिवैल्यूएशन नहीं हुआ अभी तक। अब तक के करियर में कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे खास रहा और क्यों? मेरे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट रहा मेरा ट्रांसमिशन। एक्चुअली इलेक्ट्रिकल में 3 वर्ग माने जाते हैं मोस्टली। जहाँ विद्युत पैदा होती है वो जनरेशन। अब चूँकि पहले जनरेशन मोस्टली थर्मल होता था, कोयले से बनता था। अब तो कई सारे सोलर भी आ गए और भी आ गए, कई सारे रिन्यूएबल भी आ गए। लेकिन पहले कोयला बेस्ड था, तो थर्मल प्लांट भी मैंने जॉब करी। और दूसरा मेरा डिस्ट्रीब्यूशन, जो पब्लिक डीलिंग में भी है, जिसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, और लोअर वोल्टेज पे अब बहुत ज़्यादा पब्लिक से डायरेक्ट जुड़ा होता है। तीसरा जो है वो ट्रांसमिशन, जो ग्रिड का पार्ट है, जिसमें आप पूरा नेशन से जुड़ते हैं, जिसमें आप स्टेट के नहीं रह जाते हैं, पूरे कंट्री के हो जाते हैं। आपका एक डिसीज़न स्टेट के लिए होता ही है, उसका असर नेशन पे भी पड़ता है। तो हमारा जो ट्रांसमिशन जो सब्जेक्ट मेरा रहा, वो मेरा विशेष रहा, जिसके अंदर मुझे विदेशों में भी ट्रेनिंग दी गई। और उसमें ओवरऑल ग्रिड में मेरा नॉर्दर्न रीजन में खासकर ऑल इंडिया लेवल पे काफ़ी उसका मेरा योगदान है ग्रिड को बनाने में। और पहले रीजनल ग्रिड, क्षेत्रीय ग्रिड होते थे, जहाँ एक सीमित 8-9 स्टेटें होती। तब 2012 में एक राष्ट्रीय ग्रिड बना। राष्ट्रीय ग्रिड का मतलब, जैसे आप बोलचाल की भाषा में कह दीजिए, तो एक ATM की तरह, कि कहीं से भी पैसा डालो, कहीं से भी निकालो, उस तरह एक सिस्टम बन गया कि आप कहीं पे भी पावर डाल सकते हैं, कहीं से भी निकाल सकते हैं। और कोई कमज़ोर पार्ट है तो उसको बाकी ग्रिड संभाल लेता है। तो
तो इस तरह करके नेशनल ग्रिड बना, तो वो आज की तारीख में जो नेशनल एग्जिस्ट कर रहा है, तो कहीं भी रीजनल इम्बैलेंस या असंतुलन नहीं होता ग्रिड में। तो मुझे ये इंटरेस्टिंग रहा जो कि इसके अंदर टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। नीचे लेवल पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट की आवश्यकता नहीं है, पब्लिक डीलिंग एडमिनिस्ट्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज़्यादा इसका वो है। तो मेरा विशेष जो कारण वो है पावर सिस्टम स्टडीज़ ऑफ द ग्रिड, ये मेरा विशेष सब्जेक्ट है विच आई लाइक, और उसमें आज भी मैं काम कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं मैं लेक्चर्स भी देता हूँ, कहीं ना कहीं मैं उसमें कंसल्टेंसी भी देता हूँ। आई एम ए फ्रीलांस कंसल्टेंट इन दिस हाई वोल्टेज पावर सिस्टम स्टडीज़, आज भी मेरे पास है। सर जैसे कि आप एट दैट टाइम जानेश्वर इनक्लेव में रह रहे हैं, तो इसमें का क्या मैटर है, क्या मामला है जो क्या कहते हैं समस्याएं आ रही हैं? देखिए, जनेश्वर एक परियोजना हम लोगों ने 2 वजह से चुनी। एक तो अभी लखनऊ शहर में हम काफ़ी रहे, लखनऊ शहर के रहने वाले भी थे, और लखनऊ में ही एक अच्छा फ्लैट ढूंढ रहे थे, और साथ में था कि भाई जिसमें वाजिब पैसे लगें और जो बताया जा रहा है वही चीज़ें हमें मिलें, ताकि बाद में कोई ऐसा कंट्रोवर्सीज ना आए। हमारे लिए जैसे कोई फ्री लैंड नहीं है, लैंड डिस्प्यूट आ गए या एनओसीज डिस्प्यूट वगैरह सब आ गए, तो एक गवर्नमेंट की एक साख होती है, वो साख इस डिपार्टमेंट में मानते हुए हमने इसको परचेज़ किया था। और साख आज भी हमें गवर्नमेंट व्यवस्था में है, चूँकि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रह चुके हैं, हमें पूरा विश्वास है कि सिस्टम देर ना आए दुरुस्त आए, कोई ना अकाउंटेबिलिटी फ़िक्स होती है। अब यहाँ की जो समस्याएं हैं वो एक कॉमन आदमी की तरह समस्याएं मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं फ्लैट ओनर हूँ, तो फ्लैट ओनर के नाते मुझे कुछ मूलभूत सुविधाएं चाहिए। उस सुविधा के अलावा जो मेरे आपके साथ आपस में अनुबंध हुआ है वो भी मुझे चाहिए, या आप कोई भी मकान खरीदेंगे तो कुछ अनुबंध होगा आपका, और उसके अलावा कुछ उस अनुबंध में भी कुछ चीज़ें आप ये जानना चाहेंगे कि मेरी मूलभूत सुविधाएँ मेरी गवर्नमेंट है नहीं है, तभी आप आते हैं। वरना मान लीजिए अनुबंध कितना भी अच्छा है लेकिन वो मूल चीज़ नहीं है, तो आप हो सकता है हेजिटेट करने के लिए। तो मूलभूत सुविधाओं में आप ये मान के चलिए कि भाई आपकी जहाँ भी हम रहेंगे आपको एक स्वच्छ और निर्बाध पानी चाहिए, पेयजल चाहिए। दूसरा, निर्बाध विद्युत चाहिए आपको। तीसरा है कि आप चूँकि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो एक सुरक्षित लिफ्ट सिस्टम चाहिए और पर्याप्त चाहिए। और चौथा है कि भाई आप सिक्योर हैं, क्योंकि फ्लैट होम में मोस्टली वही लोग जाते हैं, थोड़ा सा इंडिविजुअल आदमी अपने आप को इनसिक्योर पाता है, तो फ्लैट एक सोसाइटी के माध्यम से बाद में चलाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी एक बड़ा इशू होता है कि आप सिक्योर महसूस करते हैं। यदि हम सिक्योर सिस्टम नहीं दे सकते तो फ्लैट होने वाला वो बैकफायर कर जाएगा, आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा उसका। इसके अलावा ये कि चूँकि कंबाइंड सोसाइटी है, कंबाइंड सिस्टम होता है, 525 मकान हैं यहाँ पे, इसमें कुछ कॉमन एरिया है, कुछ आपके फ्लैट हैं, तो आपस में ये चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जो भी व्यवस्थाएं दी जाएंगी वो आपका कॉमन एरिया भी देखेंगी और आपके फ्लैट से रिलेटेड जो भी सुविधाएं हैं कुछ चीज़ें उनको भी देखेंगी। तो ऐसी चीज़ें हम मान के चलते हैं कि ये चीज़ें मुझे यहाँ मिलेंगी, और इसी आशय से हमने ये मकान को चूज़ किया। और जब सुविधाएँ मिलें तो साथ में ये रहे कि भाई आज के ज़माने में हर चीज़ में आप 24/7 हो गया। चाहे आप इलेक्ट्रिकल ले लीजिए, चाहे आप नेटवर्क ले लीजिए, चाहे आप लिफ्ट ले लीजिए, सिक्योरिटी रहे। किसी भी टाइम ये नहीं कह सकते कि साहब हमारी ये 10 से 5 की ड्यूटी में ख़त्म हो गया, अब देर सवेर आप आदमी मिलेगा नहीं मिलेगा, आप सवेरे तक देखेंगे। तो यानी कि 24/7 सर्विसेज में आपका एक एडुकेट डिप्लॉयमेंट ऑफ स्टाफ हो और स्किल्ड हो। सिर्फ डिप्लॉयमेंट नहीं सिर्फ होने से होता है, आपको स्किल्ड भी हो, उसको काम भी आता हो। रात भर उसने मेहनत किया, बिजली फिर नहीं आई तो इसका मतलब बेकार है। और साथ में कि भी चूँकि कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग जब शुरू में बनता है तो आप ये नहीं जान सकते हैं कि इस बिल्डिंग में दिखने में कैसी है और ये इसमें कितनी स्ट्रेंथ है। आप बड़े सारे डिपार्टमेंट से क्लियरेंस भी लेते हैं, लेकिन उसमें हो सकता है कहीं सीपेजेस आ रही हों, कहीं जल भराव आ जाए आपका फेसमेंट में। तो ये चीज़ें विद द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी जल्दी ही नज़र आने लगती हैं। जो शुरू में लगता है सब ठीक ठाक है, और उनको आप तत्काल जल्दी से ठीक कर लें, वरना हो सकता है बिल्डिंग भर भरा के गिर जाए। जैसे कि सर लखनऊ विकास प्राधिकरण है जो सरकार की सबसे बड़ी योजना है, तो क्या इसका कोई लिखित प्रमाण उन्होंने दिया है कि इस तरह की सुविधाएं आपको क्या कहते हैं प्राप्त कराएंगे? सरकार जब भी कोई भी चीज़ देती है तो अपना एक पोर्टल के माध्यम से, बिकॉज ये सारे जितना भी परचेजिंग हुआ है ये पोर्टल LDA का पोर्टल है,
उस पोर्टल के माध्यम से ही आप ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। उसमें सब तरह की फैसिलिटीज़ क्या क्या देगी, क्या हमारी ज़िम्मेदारी क्या ज़िम्मेदारी मोटे तौर पे वो देती है। एक असामान्य आदमी अपना उसमें अपना एक जनरल एक बजट और कुछ सुविधाएं मोटी मोटी, जैसे मैंने बताया कि मूलभूत सुविधाएं देखता रहता है, लेकिन वो एक्चुअल में जब उसको मिलेंगी, पार्शियल मिलेंगी या टोटली नहीं मिलेंगी, ये तो रहने के बाद पता चलता है कि नहीं। हम आपसे बात करते हैं कुछ भी कि हम आपको ये देंगे वो देंगे, वो तो जनरली आप हर जगह ऐसे डील करते ही हैं, लेकिन आप जब देने पे आते हैं तो एक पेन दिया आपको, घर ले गया, घर आगे चला नहीं। अब उस टाइम उसने चलने के लिए कहा, जब मेरा पेन नहीं है, तो आपको चेक नहीं कराया उसने, आपने कहा नहीं अब तो बिक गया। तो आई थिंक ये कमिटमेंट सरकारी डिपार्टमेंट में ऐसा होता नहीं है, इसलिए सरकार बहुत ज़िम्मेदार डिपार्टमेंट होते हैं, तो जल्दी से वो कुछ ठीक ठाक करने का वायदा भी करते हैं। लेकिन वो जल्दी क्या है, जब तक नई चीज़ें पैदा हो जाती हैं, एक प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, जैसे शरीर में कोई चीज़ ठीक नहीं हुई टाइम पर, तो दूसरी नई चीज़ व्याधि आ जाएगी। अब आप कहेंगे ये नई व्याधि आ गई और व्याधि ने उसे रिलेटेड है। तो कुल मिला के ये है कि जो कमिटमेंट जो सरकार का रहता है वो सर्टन पोर्टल पे वो लोड करते हैं। प्राइवेट वाले भी करते हैं, ऐसा नहीं कि प्राइवेट वाले नहीं करते, प्राइवेट वाले भी करते हैं, लेकिन सरकार जो करती है वो अकाउंटेबल हो जाती है उसके लिए। प्राइवेट वाला हो सकता है थोड़ा आपके साथ वो ना करें, क्योंकि सरकार पे दबाव होता है, आरटीआई का, जन सुनवाई का, स्टेट गवर्नमेंट का भी दबाव होता है, और कभी कभी सेंटर का भी दबाव हो जाता है। तो इसलिए ये कि ये जो लिखा पढ़ी में आता है चीज़ें, वो एक एक चीज़ नहीं लिखी जा सकती, कुछ चीज़ें गार्डेड भी लिखते हैं। अब गार्डेड जो चीज़ लिखी जाएगी वो सामने आ जाएगी यदि कमी होगी तो जो क्रेता है, जो क्रय करता है, वो उन्हीं चीज़ों के लिए लड़ता है कि भाई आपने ये किया, कहा था, ये किया नहीं, तो कहता है, उसमें कुछ देर तक डिस्प्यूट रहता है, कुछ बात तक फिर आप लड़ते हैं। उसी लिए ये सारा जो आज की आपका जो आपसे बात हो रही है इन इश्यूज़ पे, कि जो उन्होंने हमसे कहा, जैसा कहा, और उसमें कुछ कोट अनकोट रह गया और आपने पूरी चीज़ें की नहीं, और हम चाहते हैं कि आप इन चीज़ों को पूरे करें। और जो बजट में हमने, तो आप हमसे 1 रुपया भी कम होगा तो हमारी रजिस्ट्री नहीं कर पाएंगे आप। हम कुछ भी सरकार को यदि आपने जो मांगा है उसमें 1 रुपया भी कम कर दें तो हम कहेंगे नहीं हो गया। ऐसे ही सरकार का भी यही वर्जन रहना चाहिए कि भाई हमने जो वायदा किया उसमें जो भी कॉस्ट बियर करनी है तो आप बियर करिए, यदि आपने जो चीज़ें आपकी कमी रह गई, नहीं तो बनाइए उसको। लेकिन टाइम निकलता जा रहा है, क्योंकि आप कोई भी चीज़ कमिटमेंट पूरा कर देते हैं, लेकिन यदि मान लो उसी में कष्ट में हम 3 साल 4 साल जी जाएं, तो देखा जाए तो मैं तो सीनियर सिटीजन हूँ, 4 साल तो इसी कष्टों में जी गया, तो व्हाट द लाइफ आई एम लेफ्ट विद, मेरे पास क्या रह गया यहाँ पे। तो मैं इसी में स्ट्रगल कर रहा हूँ। ऐसे कई लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ लोग मकान बेच जाएंगे, कुछ लोग रेंट में जाल जाएंगे। तो आई थिंक ये कोई हेल्दी साइन नहीं है किसी भी सेल डीड का। तो गवर्नमेंट को साख बनानी चाहिए, और जो भी आपने कमिटमेंट दिए हैं, रेजिडेंट्स आपको हमेशा स्वागत की नज़र से देखते हैं, आपको इस नज़र से नहीं देखते हैं कि आप हमारे लिए कोई कष्ट पैदा कर रहे हैं। सर अब आगे चल के सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो सरकार से ये मांग करता हूँ कि कोई भी काम आप जब कराते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप डिफरेंट डिपार्टमेंट से करवाते हैं। जैसे कंस्ट्रक्शन का वर्क किसी कंस्ट्रक्शन एजेंसी से कराएंगे, लिफ्ट वाला लिफ्ट से कराएंगे, ऐसे ही आप पानी का जो सिस्टम है किसी और से कराएंगे। तो डिफरेंट एजेंसीज़ हैं, इवन एक बिल्डर को भी काम दे देंगे सबलेट करके, तब भी वो डिफरेंट को देगा। लेकिन वो जो भी काम देगा उसके बाद वो NOCs देगा। तभी आप जैसे गाड़ी आप कराते हैं, सर्विस कराते हैं, या इवन नई परचेज़ करते हैं, तो हर एक चीज़ पे ओके NOC लगा रहता है, तभी आप गाड़ी लेते हैं। वरना एक भी चीज़ NOC के बिना आ गई तो पता चला गाड़ी ठीक आ गई, लेकिन वो वाला पोर्शन पुराना लग गया। तो ये सरकार से हमारा ये है कि जितने भी ये काम उन्होंने किए हैं या तो पूरे कराएं, यदि कराए हैं तो NOCs दे उनकी। अब लिफ्ट का काम है, जैसे मान लीजिए लिफ्ट का काम है, अभी तक हमको नहीं पता है कि भाई NOCs है ही नहीं, उन्होंने दिया ही नहीं किसी को। एक एजेंसी को आपने मान लीजिए उनको आपने ऑर्डर कर दिया, आज हादसा हो जाए तो सबसे पहले पूछा यही जाएगा कि भाई कैसे चला रहे थे आप, आपका तो कोई NOC नहीं है। सड़क पे गाड़ी कितनी बढ़िया चलती जाए, जब तक चल रही जिसने टकरा जाती है हम पूछते हैं लाइसेंस कहाँ है, तो नहीं है। ये इश्यूज़ ऐसे ही हैं। ऐसे ही मान लीजिए DG सेट हमारा है,
डीजी सेट चल रहा है, जब तक चल रहा है, जिस दिन ख़राब होगा तो बहुत हादसा भी हो सकता है। तो उसमें जो एजेंसीज आएंगी, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, मेरा ही डिपार्टमेंट आ जाएगा या सुरक्षा निदेशालय आ जाएगा, वो पूछेगा भी कैसे चला रहे हैं, दिस इज़ अनऑथराइज्ड। कुल मिला के सरकार से ये है कि भाई आप जो कमियां नज़र आ रही हैं पहले वो ठीक कराएं, लेकिन हम ठीक कराने से आश्वस्त नहीं होंगे जब तक उनके एनओसीज नहीं आएंगे साथ में। दे शुड बी एसोसिएटेड, ये हमने कर दिया है, दिस इज़ एनओसी। और जितना डिले करेंगे उससे एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स। और फायर एनओसी है, देखिए पावर सिस्टम में हम ग्रिड चलाते हैं, तो आपको जस्ट एग्जांपल देता हूँ। तो कभी भी हम ग्रिड को पहले ऐसा नहीं करते हैं कि पहले कहीं ब्रेकडाउन करवा दें और कहीं भी देखिए कितना नुकसान होता है, ऐसा नहीं होता। तो एक सिस्टम है उसके चेक एंड बैलेंस का, कि जैसे हम कहते हैं कि ये ग्रिड ठीक है, आप चलाया जाएगा। ऐसे फायर का भी है सिस्टम कि फायर का एनओसी आप दे नहीं रहे हैं। फायर का आपने मान लीजिए कोई आपने कोई सिलेंडर भरवा दिया है, कोई पाइप बिछा दिया, आग लग जाएगी तो आग लगने में सबसे पहले क्या पूछा जाएगा? हादसा तो हो ही जाएगा, भी आप कैसे चला रहे थे, एनओसी नहीं है। कुल मिला के जितने भी आप कंप्लीशन सर्टिफिकेट 2 लाइन का लिखते हैं, बट कंप्लीशन के अंदर वर्क्स बहुत सारे इन्वॉल्व हैं। एक फ्लैट ओनर जो 19 मंजिल बिल्डिंग में रह रहा है, जो किसी भी टाइम लिफ्ट बंद हो जाए तो वो तो ना उतर सकता है ना चढ़ सकता है। अभी रिसेंटली आप सोचिए कि अभी लगातार पिछले 10-15 दिन में मल्टीपल फेलियर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम यहाँ का हुआ। पावर सप्लाई आ रही है मेन से, यहाँ बैकअप काम नहीं कर रहा है, या बैकअप काम करता है लेकिन 2-4 ही अपार्टमेंट्स में अपना मेन सप्लाई आ रही है, किसी का नहीं आ रही। रात भर ये लोग भी परेशान रहे, कल रात को भी डिस्टर्ब हुआ। तो जो भी आपने कॉन्ट्रैक्टर्स को ऑथराइज़ किया हुआ है एलडीए की तरफ से, पहली बात तो हमें सूचना ही नहीं है, ऑफिशियल सूचना कोई नहीं। वैसे तो हमें जानकारी है कौन क्या कर रहा है, पता नहीं वो ऑफिशियल है नहीं है, पता नहीं, हो सकता ऑर्डर कहीं और का हो, हमें ऐसे ही लगा रखा है उन्होंने, मानते हुए कि भाई चलो यहाँ पे कोई लोग काम कर रहे हैं। लेकिन किसी टाइम हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती है तो रात के टाइम कोई भी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है जिसको हम कह सकें भाई हम क्या करें। आई एम ट्राइंग टू हेल्प, आप मुझे हेल्प कर रहे हैं, मैं उनको हेल्प कर रहा हूँ। एजेंसी कहाँ है, जो मेंटेनेंस कर रहे हैं एलडीए वाले, वो एजेंसी कहाँ है? एजेंसी है नहीं। एक बार हो सकता है कहीं इधर उधर कहीं गया हो, लेकिन ये रिपीटेडली हो रहा है कि पावर फेलियर ऐसे आउट टाइम में हो रहा है जहाँ पे लोग टंगे हो गए, सब अपने अपने घरों में टंग गए, नीचे वाला ऊपर नहीं आ सकता, ऊपर वाला नीचे नहीं जा सकता। तो अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एक बिल्डिंग में 15वीं मंजिल पे किसी को फ्रैक्चर हुआ, तो वो 4 दिन तक तो लिफ्ट ख़राब रही जैसे, तो ऊपर फ्लोर पर रहा। तो ऐसे ही हर चीज़ में पावर फेलियर हो चाहे लिफ्ट हो, फंस जाएगा वो आदमी। ये तो है वो घर में है, बल्कि लिफ्ट में फंस गया तो और उसकी मुसीबत 1 घंटे 1.5 घंटे में। ओके सर, आपको और आपके यूनिट को स्वतंत्र प्रभात मीडिया की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। एक लाइन में और जरूर आपको कहना चाहूँगा जी। कि एलडीए एक संस्था सरकारी है और उन्होंने हमसे कुछ प्रॉमिसेस जो भी एग्रीमेंट के माध्यम से करते हैं, कुछ कागज़ में आते हैं, कुछ जनरल पोर्टल के माध्यम से आते हैं रेफरेंस, ये सारे किसी न किसी एक्ट, अपार्टमेंट एक्ट के तहत कवर होते हैं। और रेरा एक बॉडी है जो इन सब चीज़ों को अप्रूव करती है। और उसके बाद सर्टन पीरियड के बाद ये मेंटेनेंस हैंड ओवर भी होता है, यहाँ रेजिडेंट्स को सिस्टम बना हुआ है। तो हमारा एलडीए से है कि भाई जल्दी से जल्दी इन चीज़ों को पूरा करें। और रेजिडेंट्स हो सकता है किसी स्टेज में आपसे कहें कि भाई आप हम चलाएँगे जैसा सिस्टम बना हुआ है, लेकिन फ़िलहाल आज की तारीख में एलडीए का ये वर्जन हो सकता है एक आध बार आ जाता है बीच बीच में कि भाई हमने कर दिया है या कुछ कम कर दिया है, ज़्यादा कर दिया है, आप चलाइए। और कभी कभी ऑल ऑफ सडन ये लोग अपनी सर्विसेज विड्रा भी कर लेते हैं। तो ये सब ना करके दे शुड कंप्लीट द वर्क्स एट दी अर्लियर, जल्दी से पूरा करें ताकि रेजिडेंट्स अपने हिसाब से चीज़ों को चलाएं और जो भी इनका मापदंड हो उनके हिसाब से देखें चीज़ों को। थैंक यू सो मच सर। कैमरा वुमेन पूर्णिमा सोनकर के साथ संवाददाता रोशनी सोनकर।